हेलो बच्चों आज हम आपके फ़िज़िक्स के चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन को आगे पढ़ रहे हैं। उसमें हम आपको आज दर्पण के बारे में बताएंगे, दर्पण को समझेंगे, दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और उसकी स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं वो सब हम देखेंगे आज। उसके बाद बेटा हम लोग आज साइन कन्वेंशन करेंगे। साइन कन्वेंशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, उसको बहुत ध्यान से आपको सुनना होगा, तो इसलिए पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। ठीक है बच्चा, चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले बेटे हमारे पास है दर्पण। दर्पण को हम जब बोलते हैं तो आप सबके सामने एक आ जाता है जो दर्पण जो आप घर में देखते हैं ना, उसके सामने खड़े होते हैं, आप अपनी इमेज देखते हैं तो वो दर्पण है। तो दर्पण है क्या? एक कांच का टुकड़ा है जिसकी एक साइड पे पेंट किया होता है सिल्वर का पॉलिश करके और फिर उस पर गहरा रंग किया होता है और एक दूसरी सतह हमें प्रवर्तित सतह के रूप में मिल जाती है, तो उसको हम दर्पण बोलते हैं। ठीक है बेटे, दर्पण किसको बोलते हैं? कांच का टुकड़ा जिसकी एक सतह पे रंगा होता है और दूसरी सतह प्रवर्तित सतह के रूप में मिलती है। तो जो दर्पण है वो हमारे पास दो प्रकार का होता है बेटे, ये भी आप लोग जानते हैं। एक होता है समतल दर्पण, सबने देखा हुआ है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण भी आपने देखा है। गोलीय एक समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण आप जैसे समतल दर्पण को आप टच करते हैं ना बेटे, तो वो एकदम प्लेन ऐसे आपको फील आता है, स्मूथ फील आता है। लेकिन गोलीय दर्पण में क्या होता है, जैसे आप टच करते हैं कभी कभी आपको लगता है कि वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है या तो फिर बाहर की तरफ उभरा हुआ है। जैसे आपने कभी नाई की दुकान पे अगर देखा हो तो जो उसके पास मिरर रहता है ना, वो अंदर की तरफ उसका जो सतह होता है धंसा हुआ होता है, और जो आपकी गाड़ी के साइड मिरर होता है उसका जो सतह होता है बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह के गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है बेटा जी, दो होते हैं। तो ये आ गया आपके पास, एक होता है आपके पास अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम समझेंगे ये अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है, हमारा क्या मतलब है इनके नाम से। अब देखिए हमने बोला है गोलीय दर्पण, ठीक है, तो इसका मतलब ये एक आप गोला ले लीजिए। सब जानते हैं गोला को, मैथ में पढ़े हैं, स्फीयर पढ़ा है ना बेटे। 3D फिगर ब्लैक बोर्ड पे बनता नहीं है तो ये सर्कल लग रहा है, लेकिन आपको इमेजिन करना है इसको एक स्फीयर, हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पास लाइट बल्ब रहता है ना, सबके पास है लाइट बल्ब, उसको देखिए, उसको सिर्फ गोल गोल जो शेप है उसको देखिए तो वो एक आप कह सकते हैं कि एक गोला है और वो कांच का बना हुआ है। तो ऐसे कांच का एक गोला होता है, ये उसको हम अगर काट देते हैं, मान लीजिए बल्ब है, हमने उसको काट दिया, लाइट बल्ब सबके पास है, हमने काट दिया, तो हमारे पास जब कटने के बाद ये हमने उसको काट दिया एक साइड से, तो ये हमारे पास कटने के बाद जब आ जाता है, ये देखिए मान लीजिए ऐसे आ गया, ये कांच का एक टुकड़ा हमने उसमें से निकाल लिया, तो ये ऐसे वाला एक शेप बन जाता है। तो इसको अगर हम इसकी उभरी हुई सतह को अगर पेंट करके मिरर बना लेते हैं तो जो अंदर धसी हुई सतह है ना, वो प्रवर्तित सतह में बदल जाती है। जैसे हम मिरर बनाते हैं, कांच का टुकड़ा लिया, उसको सिल्वर पेंट करके हमने डार्क कलर कर दिया, मिरर बन जाता है। ऐसे ही गोलीय दर्पण में एक खोखले गोले के भाग को हमने काट लिया, उसके एक सिरे को अगर हम पेंट कर देते हैं तो दूसरा सिरा जो दूसरी सतह है वो प्रवर्तित सतह में बदल जाती है। अब हमारे पास हम गोले को हम इधर से भी पेंट कर सकते हैं और अंदर वाली साइड से भी पेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो तरह से हम मिरर तैयार कर सकते हैं, दो तरह से दर्पण हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। तो अगर हम उभरी हुई सतह को रंग देते हैं तो इसको बोलते हैं बेटा अवतल दर्पण। इसको कैसे आप बोलोगे? अवतल दर्पण कौन सा है? जिसकी परावर्तक सतह, मतलब ये देखिए इंसिडेंस रे आई और ये रिफ्लेक्शन हुई, तो जिसकी परावर्तक सतह अंदर धसी हुई होती है उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। ओके, इसको अब देखिए, अब अगर हम इसको ऐसे बना दें,
ये पेंट कर दिया। तो ये कौन सा दर्पण है? अभी भी अवतल दर्पण ही है, क्योंकि परावर्तक सतह, इधर से देखिए, इधर से देखेंगे, परावर्तक सतह यहाँ पे पेंट वाली साइड पे आके तो रे वापस नहीं जाएगी ना, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो परावर्तक सतह जिसकी अंदर धसी हुई होती है उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अवतल दर्पण की डेफिनेशन क्लियर हो गई, जिसका प्रवर्तक सतह अंदर धसा होता है। इससे उल्टा उत्तल में क्या होता है? जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इसकी दूसरी सतह पे पेंट किया जाता है और उभरी हुई सतह पे परावर्तन होता है। ओके बेटा, उभरी हुई सतह पे परावर्तन होता है। ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल, ये आप याद रख सकते हैं कि उभरी हुई सतह से प्रवर्तन होता है तो उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं। अंदर धसी हुई सतह से अगर प्रवर्तन होता है तो उसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं। बेटे डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई उत्तल और अवतल की? हो गई होगी, है ना? बहुत इजी लग रहा होगा। जैसे स्पून है, स्पून का एक सिरा अंदर धसा हुआ है, एक उसका जो सरफेस है बाहर की तरफ होता है। सबके पास स्पून है, उठा के देखिए तो जो अगर अंदर धसे हुए की साइड से आप देखोगे तो समझ लीजिए वो मिरर है, तो आप कहोगे कि आप अवतल दर्पण में देख रहे हो। अगर उभरी हुई साइड से देखोगे तो आप बोलोगे कि आप उत्तल दर्पण में देख रहे हो। तो अभी इसके बाद हमको, क्योंकि ये अवतल और जो उत्तल दर्पण है ये एक खोखले गोले के भाग हैं, खोखले गोले का एक भाग हमने काट के इसको दर्पण को बनाया है। तो इसके कुछ ना कुछ हमारे पास जो पार्ट्स रहते हैं, स्फीयर पड़ा है, स्फीयर का सेंटर होता है, स्फीयर का रेडियस होता है। ऐसे ही ये मिरर क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है, एक खोखले गोले का हिस्सा है, इसलिए इस मिरर का, इस दर्पण का भी आपको कोई सेंटर होगा, कोई रेडियस होगा, उसको हम वक्रता त्रिज्य और वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है बेटा, उसकी डेफिनेशंस अब भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले आप ये इतना समझ गए हैं कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। बेटे अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे, इसके जो पार्ट्स हैं अवतल उत्तल दर्पण के, उनको डिफाइन कैसे करेंगे। अब सबसे पहले है, आप ये ले लीजिए, ये आपका एक स्फीयर है। ठीक है बेटा, इस साइड पे आपने बाहर से पेंट कर दिया और इधर एक आपने अंदर से पेंट कर दिया। सिर्फ इतना देखिए तो ये आपको अवतल दर्पण मिल रहा है। अगर इधर देखते हैं तो ये उत्तल दर्पण मिल रहा है। ओके, अब इस मिरर का जो आपने, ये हमारे पास अवतल और ये हो गया आपके पास उत्तल। अब इन मिरर्स का कोई सेंटर होगा, कांच के टुकड़े हैं क्योंकि, इसका जो सेंटर होता है उसका नाम होता है ध्रुव। ठीक है, आपका डेफिनेशन आपने अवतल उत्तल कर दिया। अब आपके जो उसके पार्ट्स हैं ये मिरर्स के, उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। हम डिफ़ाइन करेंगे ध्रुव को, वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को, और फोकस को, और रेडियस तो इसका जो सेंटर है, फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये सब की डेफिनेशन हम आपको इस डायग्राम से ही बता देंगे। आपको लर्न ही नहीं करनी पड़ेंगी, आपको सिर्फ डायग्राम थोड़ी सी माइंड में बिठानी है और आप सारी अपनी डेफिनेशंस ऐसे ही लिखते जाओगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछा, क्वेश्चन पेपर में आ गया कि ध्रुव क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? गोलीय दर्पण का केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ठीक है बेटा, आप लिख लेंगे, गोलीय दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। और इसको P से हम लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम पोल होता है। ठीक है, पोल होता है इसलिए इसको P से लिखते हैं। आपको ध्रुव मिल गया। ध्रुव क्या है? किसी गोलीय दर्पण का केंद्र, मध्य भाग, उसको आप कहेंगे पोल या फिर ध्रुव। उसके बाद ये आपका जो ध्रुव, आप ये जो हमारा मिरर है ये क्या है? इस खोखले गोले का भाग है जिसका कि कोई सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेंटर है इसका, पहले अवतल दर्पण में कर लेते हैं। इसका कोई सेंटर है तो उसको आप बोलोगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से डिफाइन करते हैं, C फॉर सेंटर। ठीक है बेटा, आपने क्या लिखना है? आप वक्रता केंद्र की डेफिनेशन कैसे लिखोगे? जो हमारा
गोलीय दर्पण है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लिख लेंगे? लिख लेंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। आपने ये लिखा, ये बनाया डायग्राम, और आप पॉइंट्स डालते जाइए और डेफिनेशंस आप अपने आप लिखते जाइए कि हमारा जो दर्पण है वो जिस खोखले गोले का भाग होता है उसको हम वक्रता, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसका कोई बेटा रेडियस भी, इधर से ये हो गया, इधर से ये यहाँ पे P हो गया, ध्रुव उत्तल का अवतल का दोनों का ध्रुव आ गया, दोनों का केंद्र ले लिया। अब रेडियस, वक्रता, त्रिज्या, दर्पण, हमारा जो दर्पण है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके रेडियस को हम लोग या फिर त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या को R से हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, पोल मिल गया, 3 डेफिनेशंस आपके पास आ गई। अब हमारे पास है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए, ये पोल से सेंटर को अगर हम मिलाने वाली सरल रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। कैसे बोलेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक को मिलाने वाली सरल रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा है बेटे, सीधी जा रही है, कोई जिगजैग नहीं है। सरल रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। लिख सकते हैं आप डेफिनेशन? लिख लेंगे ना। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को वक्रता मुख्य अक्ष बोलते हैं, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी आपको मिल गई, ध्रुव की मिल गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर की मिल गई, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की मिल गई और प्रिंसिपल एक्सिस की मिल गई। इसके बाद बेटे हमको फोकस की जो डेफिनेशन है वो लेनी है, लेकिन वो हमारी अलग अलग होती है। अभी उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में भी जो मध्य है वो आपका पोल है, और ये वक्रता जिस खोखले गोले का भाग है वो सेंटर है, और रेडियस है वो आपको पता चल गया, सेंटर और उसको मिलाने वाली किसी सतह को, वो हमारा रेडियस है, वो हो गया। अभी ये दोनों के लिए सेम थी ये चारों। अब जो फोकस है उसका डेफिनेशन अवतल और उत्तल दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो उसकी डेफिनेशन को समझने से पहले हमको थोड़ा सा इसका दिखाना पड़ेगा कि कैसे रेज आके परावर्तन के बाद कहाँ पे जा रही है, तब आप समझ पाओगे कि फोकस क्या होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कैसे। ये क्लियर हो गया होगा बच्चे? आप इसको अच्छे से इसकी डेफिनेशंस को याद कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट है। अब बच्चे हम लोग फोकस के बारे में जानेंगे कि फोकस क्या है। उसको F से लिखते हैं, और ये कैसे आपको देखिए इसका डेफिनेशन के लिए एक तो अवतल दर्पण बना लीजिए, एक तरफ बना लीजिए आप उत्तल दर्पण। अवतल में आपका प्रवर्तित सिरा अंदर धंसा हुआ और उत्तल में आपका प्रवर्तित सिरा उभरा हुआ। ठीक है बेटा, अभी क्या हो रहा है फोकस के लिए, हमें यहाँ पे सब पहले प्रिंसिपल, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये आपके यहाँ तक आपने डेफिनेशंस कर ली। इसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, सेंटर हो गया, ये आपको समझ में आ गया अब तक। अभी हमने क्या देखना है, देखो हमारे पास कोई आ रही है रे, ये यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये परावर्तन हुआ यहाँ पे और ये वापस गई। ठीक है, परावर्तन होने के बाद वापस गई। तो यहाँ से भी कोई रे आ रही है, ऐसे बहुत सारी रेज आ रही होंगी, ये भी परावर्तन हुआ और वापस गई। तो ये जो किरणें हैं, बहुत सारी किरणें हैं, आ रही हैं, प्रवर्तन के बाद वापस जा रही हैं, तो किसी बिंदु पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हैं। ठीक है, कौन सी रेखाएं? आपतित किरणें आ रही हैं, प्रवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं, या देखिए यहाँ पे कट कर रही हैं,
तो इसको आप कहते हैं फोकस। ठीक है बेटा, फोकस कहते हैं। फोकस किसको कहते हैं? इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, अवतल दर्पण के लिए इसका डेफिनेशन डिफरेंट है, उत्तल दर्पण के लिए इसका डेफिनेशन डिफरेंट है। अवतल में क्या है, आपको कैसे लिखना है? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती हैं उसको फोकस कहते हैं अवतल दर्पण का। बेटी कर लोगे ना? देखो जो हमने किया है वही हम बोल रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं करना है आपको, बस आपने बनाया और देखा। क्या? मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, नीचे वाली देख लीजिए, मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के सिमिलर मतलब समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है उसको फोकस बोलते हैं। मिल गया आपको फोकस का डेफिनेशन अवतल दर्पण के लिए। अब उत्तल दर्पण में देखिए क्या होता है। उत्तल दर्पण में ये आपकी प्रकाश की किरणें आई, ये आई यहाँ पे, ये आप एक और पैरेलल इसको यहाँ पे इसका प्रिंसिपल आपने लिया है। तो अभी क्या होगा, हमारे पास यहाँ से कोई जो इंसिडेंस रे आई है ये रिफ्लेक्ट होके जाएगी इधर। ठीक है बेटे, और इधर से भी कोई आई है तो ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है इधर। ये क्या हो रहा है, और भी कोई किरण आ रही है तो वो ऐसे इसका ये फैल रही हैं। ठीक है, अपसारी किरण पुंज बन रहा है, अपसारी किरण पुंज, इसीलिए आपको इसको अपसारी प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसको अभिसारी कहते हैं क्योंकि एक बिंदु पे केंद्रित हो रहा है, तो इसलिए इसी आपका अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये हमने पढ़े थे ना डेफिनेशन, अपसारी क्या होता है, किरण पुंज, अभिसारी, तो वही एक बिंदु पे केंद्रित हो रहा है तो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी दर्पण बन गया अवतल। और ये अवतल दर्पण है आपका, और ये उत्तल दर्पण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें डाइवर्जेंट हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम अभिसारी अपसारी दर्पण भी बोलते हैं क्योंकि किरणें फैल रही हैं और हमको ऐसे लगता है कि ये कहीं से आ रही हैं। ठीक है, इनको अगर हम ऐसे एक्सटेंड करते हैं, लेकिन क्या मिरर के पीछे कहीं जा सकती हैं? उसके पीछे तो पेंट है, आपने मिरर देखा है ना। तो अगर हम कहें कि जी आगे जाके कहीं मिल रही हैं तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना बेटे, क्योंकि पीछे तो रंग है, पीछे कुछ नहीं जा सकता। हमको आभास हो रहा है, हम इससे कल्पना कर रहे हैं कि शायद पीछे से कहीं से आ रही हैं, तो उसी बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। क्लियर हो जाएगा? समानांतर आ रही हैं आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को, उसका हुआ उसकी रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद हमने कल्पना की कि कहीं पे जाके पीछे मिल रही होंगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस को, जहाँ पे मिल रही हैं उसको हम कहते हैं फोकस। फोकस का डेफिनेशन बच्चों क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, अभी आप समझ गए हैं, इसको अभिसारी दर्पण और इसको अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। अब बेटे इसके बाद आपको समझना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइन कन्वेंशन। एक बार अगर आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, समझ में आ ही जाएगा, हम मिलकर कोशिश करेंगे कि हमको समझ में आएगा ही आएगा, तो आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में कभी गलत नहीं होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा अगर साइन कन्वेंशन आपने अपने माइंड में बिठा लिया तो। ये साइन कन्वेंशन एक्चुअली है क्या? साइन कन्वेंशन, और आप इसको बोल सकते हैं चिन्ह पट्टी। ये क्या है? जैसे बेटे आप लोग रोड पे चलते हैं तो वहाँ रोड पे चलने के लिए कुछ नियम होते हैं ना, यातायात नियम। वो कैसे? जैसे लाइट सिस्टम है कि रेड लाइट पे हमको रुकना है और ग्रीन लाइट पे हमको चलना है, तो ये नियम है बने हुए। तो ये जो नियम होते हैं उसी को साइन बोलते हैं, और हमारे परावर्तन या
अपवर्तन में दर्पण के लिए भी एक कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन्हीं नियम को हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ओके बेटा, ये जो नियम कानून हमारे बने हुए हैं उसको आपको समझने के लिए देखिए क्या क्या है और फिर हम आपको बताते हैं। जैसे हम कोई दर्पण के सामने खड़े होके उसका इमेज देखते हैं तो वो दर्पण से हमारा जो वस्तु है वो कितनी दूरी पे है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पे है। तो वो जो प्रतिबिंब का दूरी, दर्पण का दूरी, फोकस दूरी, ये सब जो है इसके लिए हमारे पास साइन लगेंगे। जैसे हमारा अगर डिस्टेंस हमको देखना है तो वो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा या नेगेटिव डिस्टेंस आएगा, ये सब हमको कैसे समझ में आएगा, जब हम साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझ लेंगे। तो वही हमको समझना है और ये हेल्प करेगा हमारे सारे इमेजेस की ड्रॉ जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम नेगेटिव बोल रहे हैं, क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं। तो जब हम इमेज बनाएंगे, बहुत सारी इमेजेस बनेंगी आपकी। अभी जैसे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब फोकस और पोल, ये सब को समझ लिया है, तो हम अपने ऑब्जेक्ट रखेंगे अलग अलग पोजीशंस पे, उनकी इमेजेस बनेंगी अलग अलग पोजीशन पे, कोई उल्टा बनेगी, कोई सीधा बनेगी, तो वो सब हम मिलके करेंगे। ठीक है, पहले उससे पहले लेकिन हम साइन कन्वेंशन को, नियम कानूनों को जान लेते हैं कि क्या है। पहले आप अवतल दर्पण देख लीजिए। अवतल दर्पण में ये आपका अवतल दर्पण है, परावर्तक सतह अंदर धसी हुई और उभरी हुई सतह पे पेंट। अब यहाँ पे आपका सेंटर, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ा आगे कर देते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है बेटे, और यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये आपकी इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये पॉइंट है आपका फोकस। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी डेफिनेशंस आपकी पढ़ ली। तो ये जो आपका साइन कन्वेंशन क्या कहता है, आप देखिए, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस पोल से मेजर करना होता है, हमको फोकस डिस्टेंस मेजर करना होता है। फिर मान लीजिए कोई ये हमारी इमेज बनी है, इमेज का डिस्टेंस हमें देखना होता है। ठीक है बेटे, ये सब डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव या नेगेटिव लिखते हैं, वो क्यों? अब जैसे ये हमारा इसमें जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहले क्या है कि P को आपको मूल बिंदु लेना है, जो पोल है ना उसको ओरिजिन मानना है। जब भी आपने डिस्टेंस मेजरिंग स्टार्ट करनी है तो आपने कहाँ से करनी है? पोल से करनी है। ये पोल है, आपने पोल से नापना शुरू करना है कि कितना डिस्टेंस पे आप लोग हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने P पोल को, P मतलब ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। इसका क्या मतलब है कि आप जो भी डिस्टेंस करेंगे, नापेंगे जितना भी, वो आप P से शुरू करेंगे। ये हो गया। उसके बाद बेटे ये बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, जो भी अगर कुछ काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, एक बार हमें देखिए, सुनिए। अगर आप जो नाप ले रहे हैं, अगर तो आप आपतित किरण की डायरेक्शन में नाप ले रहे हैं तो आप पॉजिटिव लेंगे। ध्यान से देख लीजिए, अगर आप आपतित किरण की डायरेक्शन में नाप लेंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर आप आपतित किरण की डायरेक्शन के ऑपोजिट नाप लेंगे, ऑपोजिट मेजरमेंट करेंगे तो आप नेगेटिव लेंगे। जैसे ये आपतित किरण इधर जा रहा है और हमने आपको बोला है कि ध्रुव को मूल बिंदु मानेंगे, मतलब ध्रुव से स्टार्ट करना है हमको डिस्टेंस मेजर करना। तो PC जब हम नापेंगे, मान लीजिए PC हमें 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा आपतित किरण से ऑपोजिट किरण की तरफ हमें जाना पड़ रहा है, तो इसको हम -10 लेंगे। ठीक है, हम आपतित किरण की दिशा के विपरीत अगर कुछ नाप लेंगे तो वो हमारा ऋणात्मक होगा। लिखिए इसको, ये आपको लर्न करने हैं बेटे, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, वो दिमाग में बिठा लेने हैं कि आपतित किरण के ऑपोजिट जब भी हमने मेजरमेंट करनी है तो वो हमारी नेगेटिव होगी। लिखिए, आपतित किरण के
विपरीत दिशा में लिया गया माप या नाप, जो भी आप लिखना चाहें, डिस्टेंस जो मेजरमेंट हम करते हैं, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है बेटे। और अगर थर्ड पॉइंट, आपतित किरण की दिशा में लिया गया नाप पॉजिटिव होता है। लिखिए, आपतित किरण की दिशा में लिया गया नाप, दिशा में लिया गया नाप पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है बेटे। इसको और अभी हम और अच्छे से बताएंगे, एक बार इस डायग्राम को दोबारा बताएंगे, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपकी बुक में जैसे कहा है कि नंबर लाइन से कंपेयर करके हम बता सकते हैं, वो हम बताएंगे कि नहीं करना है। हमको ये करना है, आपतित किरण को देखना है कि आपतित किरण किधर जा रही है। अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो नेगेटिव, आपतित किरण के साथ साथ नाप ले रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया आपका दिशा में लिया गया माप पॉजिटिव होता है। और एक बेटे चौथा पॉइंट जो आपको लर्न करना है वो है कि मुख्य अक्ष के ऊपर जो है ये हाइट जो है, ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, ऊंचाई, वो पॉजिटिव होती है, और मुख्य अक्ष के अगर नीचे है कुछ तो वो नेगेटिव होता है। ये आपका चौथा पॉइंट आप प्लीज़ लिख लीजिए। मुख्य अक्ष के ऊपर जो है ऑब्जेक्ट, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर होता है तो वो पॉजिटिव में हम हाइट लेते हैं। अगर हमारा जो इमेज है कभी कभी ऊपर बनता है, कभी नीचे बनता है, तो अगर मुख्य अक्ष से नीचे बनता है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये लिख लेंगे आप जी। इतना हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ये आपकी बुक से डिफरेंट क्यों बताया है। हमने जो बताया, ये हमने अवतल दर्पण ऐसे रखा था और ये सेंटर था, ये पोल है, और ये हमने बोला ऑब्जेक्ट है, और ये इसका इंसिडेंस रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये एफ है, ये सी है। ठीक है, ये हमने बोला आपको। तो आप इसको नंबर लाइन से जैसे कंपेयर करते हैं कि जी पोल के इधर लेफ़्ट साइड पे हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले लेते हैं यू को। वस्तु के जो दूरी है उसको यू बोलते हैं। ये भी हमको आपको बताना है बेटा। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी। वस्तु की जो पोल से दूरी होती है, ध्रुव से दूरी, उसको हम बोलते हैं यू। और प्रतिबिंब की जो दूरी होती है बेटा, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, उसको वी बोलते हैं। और फोकस जो पॉइंट है, फोकस की ध्रुव से दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस की ध्रुव से दूरी, वो होती है आपका फोकल डिस्टेंस। उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं बेटे। कैपिटल एफ और स्मॉल एफ को कंफ्यूज नहीं करना है। जो कैपिटल एफ है वो फोकस है, और जो स्मॉल एफ है वो फोकस दूरी है। क्लियर बेटे? ये आपको बस इनके नाम है कि ध्रुव, वस्तु की ध्रुव से दूरी u है, और प्रतिबिंब की दूरी v है, और फोकस की ध्रुव से दूरी f। ये नाम है हमारे पास। अब हमने ये देखा कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये इंसिडेंस रे इधर जा रही है, तो PC आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, तो PC जो है वो -u होगा। ठीक, -u होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका इंसिडेंस रे के ऑपोजिट जा रहा है। अब अगर आप इसको नंबर लाइन से कंपेयर करते हैं तो आप कहते हैं कि ये देखिए जी, नंबर लाइन में ये लेफ़्ट साइड पे, इसलिए हम इसको नेगेटिव ले लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब ये तो ऐसे आपका मिरर रखा है, समझ लीजिए कि हमने अगर आपके मिरर को ऐसे रख दिया, ये भी तो अवतल दर्पण है ना बच्चे, अवतल है ना। अब हम ये प्रवर्तित से हिस्सा अंदर इधर से धंसा हुआ है। अब ये इंसिडेंस रे आई, अब यहाँ पे ये आपका P पोल है और ये सेंटर है। ठीक है, तो ये इंसिडेंस रे आई, ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब तो ये बेटे आपका राइट साइड पे आ गया,
तो राइट साइड पे तो पॉजिटिव नंबर होते हैं नंबर लाइन में, तो फिर अगर हम उसको पॉजिटिव यू ले लेंगे तो फिर तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसीलिए हमको आपतित किरण की डायरेक्शन देखनी है। थोड़ा सा बेटे समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और इमेजिन कैसे करना है। ये हमने आपका नॉर्मल बुक में यही डायग्राम है, ठीक है ना। अब हम उल्टा बना के दिखा रहे हैं कि अगर आपका मिरर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपका मिरर अगर इस साइड पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये आपका परावर्तित सिरे के सामने ही तो हम वस्तु रखते हैं ना बेटे, वो पीछे तो नहीं रखते, तो मेरा इमेज ही नहीं बनेगा। आप रंगे हुए हिस्से की तरफ जाके अगर कोई चीज़ रख दोगे तो क्या उसका इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। तो हमको परावर्तित सतह के सामने रखनी होती है। ये हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा बेटे, इमेजेस को हम पढ़ेंगे अभी आगे, बहुत सारी इमेजेस हैं। अभी सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, ताकि आप न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे तो आप पूरी अच्छे से समझ पाओगे कि क्या मीनिंग है इन सब चीज़ों का। अब ये जो है इंसिडेंस रे यहाँ से ऑब्जेक्ट से आती है ना, तो ये ऑब्जेक्ट से जो रे आएगी। अब हम कहते हैं कि पोल से हमने स्टार्ट करना होता है डिस्टेंस लेना। अब अगर P और C पे मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट रखा है, P और C को अगर हम नंबर लाइन से कंपेयर कर देते तो ये तो हमारे पॉजिटिव आ जाएगी। तो हम कह देंगे कि PC जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो U है, लेकिन ऐसा तो अवतल दर्पण में नहीं होता। तो इसका मतलब हमें नंबर लाइन से कंपेयर नहीं करना है, हमें आपतित किरण की डायरेक्शन देखनी है। क्लियर हो जाएगा बेटे? हो जाएगा, आई थिंक आप कर लोगे। ये इतना अब तक हम समझ गए हैं कि आप सब बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। और बेटे ये सब जो है ना, ये आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है हमको सारी चीज़ें समझने के लिए, और एक बार जब समझ में आ जाती हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो हार्ड वर्क से कभी घबराना नहीं है बेटा। अब देखिए हार्ड वर्क का हम ऐसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, इसको हम कराएंगे अभी। हार्ड वर्क के लिए हम बताते हैं, हमारी जो छोटी सिस्टर है ना वो बहुत हार्ड वर्किंग, इतनी हार्ड वर्किंग थी। जब हम बच्चे थे एक साथ बचपन में पढ़ते थे तो उसको देखते थे, अरे कितना मेहनत करती है, इतना क्यों मेहनत करती हो। तो अभी आज जब हम उसको देखते हैं ना, आपको बताते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, प्राउड फील कर रहे हैं हम कि उसका जो टीवी में, नेशनल टीवी में उसके लेक्चर आते हैं, क्योंकि ये जो पेंडेमिक चल रहा है हमारा कोरोना वायरस, कोविड के चक्कर में स्कूल्स तो हो नहीं पा रहे, तो ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो उसका जो सिलेक्शन हुआ है वो हमारे नेशनल टीवी पे आता है पंजाब में, क्योंकि तो वो पंजाब में है। अभी उसको पूरा पंजाब जानता है, हमारा स्टेट जानता है। तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा इंडिया उसको जानेगा। तो वो उसके हार्डवर्क का उसको फल मिल रहा है। तो हार्डवर्क का फल आपको भी मिलेगा, बिल्कुल घबराइए मत, बस मेहनत करते रहिए और मेहनत का फल तो मिलता ही है। तो उसको टीवी पे देखते हैं ना तो हमको कितना प्राउड फील होता है। कल को हम आप लोगों को भी देखेंगे, आप भी आगे बढ़ोगे, बहुत कुछ करोगे लाइफ में, है ना बेटे। ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ये हमने बताया कि हम पॉजिटिव हमेशा जो है आपतित किरण की डायरेक्शन को देखना है। अगर आप उसी डायरेक्शन में नाप ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव लेना है, उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो आपको नेगेटिव लेना है। बेटे इतना क्लियर हो जाएगा। अभी हम ये अवतल दर्पण में आपको समझाए, अभी उत्तल दर्पण में देख। ये बेटे आपका उत्तल दर्पण है ना, जिसमें परावर्तित हिस्सा उभरा हुआ होता है। ठीक, इसका भी एक सेंटर है, वो पोल है। ये भी किसी गोले का हिस्सा है जिसका कि कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसका रेडियस है। ओके, अभी ये आपका जो है ये आपतित किरण कोई आई, ठीक, आपतित किरण आई और ये हो गया परावर्तन। ऐसे होता है इसमें, यहाँ पे कोई आपतित किरण आई और ये हो गया परावर्तन। अब हम इस किरण को, ये पीछे तो नहीं जाएगी, मिरर के पीछे कैसे जाएगी, वहाँ तो पेंट है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये जा रही है, जा रही है, जा रही है और ये जा रही है यहाँ पे। तो इसमें जो हमारा F है, PF फोकस दूरी, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिव होगा बेटे। ये देखिए, ये आपतित किरण की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम मिरर के सामने रखते हैं, हमेशा सामने रखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट तो आपका यहीं पे है कहीं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये U आपका इंसिडेंस रे के ऑपोजिट है, मतलब आपका नेगेटिव है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप u आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। और आप जब देख रहे हो कि ये किरणें कहीं जाके आपको आभास हो रहा है कि कहीं जाके मिल रही हैं, तो वो जो जा रही हैं वो आपतित किरण की डायरेक्शन में जाके मिल रही हैं। तो इसमें जो आपका f है, जो फोकस दूरी है, वो आपको पॉजिटिव मिल जाएगी। अब जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है ना, उसके बारे में हम तब समझाएंगे जब हम सारे इमेजेस एक एक करके करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि इमेज कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, ऊपर बन रही है, उल्टी बन रही है। अब जैसे हमारे पास इतने सारे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, पोल है, तो कभी तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अनंत में होगा, जैसे कि सन है, सूरज है, अनंत में पता ही नहीं कहाँ पे है, उसका इमेज देखेंगे। फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बेटे, ये जैसे जैसे हम करेंगे ना तो आपको भी मज़ा आने वाला है बहुत, और हम और आप मिल के सीखेंगे इसको कि कैसे होता है। फिर हम सेंटर पे रखेंगे, फिर सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में, ऐसे डिफरेंट पोजीशंस पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखेंगे और उसका इमेज बनाएंगे। फिर देखेंगे, उसकी स्टडी करेंगे कि इमेज में जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है। ओके बेटा, तब तक आप इतना इसको अच्छे से समझिए और साइन कन्वेंशन को 2-3 बार उसको आप समझने की कोशिश करिए। मिरर को रखिए इधर उधर दोनों तरफ और समझिए उसको कि क्या है साइन कन्वेंशन। ओके बेटे, ठीक है बच्चे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे होम। थैंक यू।